दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पीटी स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण है आपके इस आईएएस के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। तो अब बात आती है कि यह पीटी स्पेशल सीरीज का तीसरा एपिसोड है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तीसरे एपिसोड में हम किस महीने को कवर करने वाले हैं। तो शुरू के 2 एपिसोड में पहले हमने जून, फिर उसके बाद जुलाई, और अब हम इस बार अगस्त 2022 की प्रमुख घटनाओं को कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उन्हें हम आपके सामने लेकर आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पिछले 2 वीडियो जरूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो एक एक करके दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप यह वीडियो देखते हैं तो एक बार देखने से काम नहीं चलता है। जरूरत होती है कुछ भी आप पढ़ते हैं, देखते हैं तो उसके रिवीजन की। तो अगर आप देख रहे हैं तो नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिए। मैंने आपसे चूंकि बताया कि इसका एक टेलीग्राम चैनल भी बन चुका है, पहले ही बताया था, इस बार भी बता रहा हूं कि वह टेलीग्राम चैनल आप टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके लिए आपको टेलीग्राम की ऐप तो कम से कम इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही आप एक्सेस कर पाएंगे। तो बात आती है कि यह पीडीएफ आपके रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण है। अब आप इस वीडियो को किस गति से देखेंगे ये आपके ऊपर है। आने वाले समय में जब रिवीजन करना होगा तो आप चाहे तो गति बढ़ा सकते हैं या इसी गति में देख सकते हैं। चूंकि यहाँ पर अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग गति से उन्हें चीजें समझ में आती हैं, तो उस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। और इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि यह एक रिवीजन सीरीज है, तो इसे हम रिवीजन की तरह लेंगे। यानी कि मैं मान के चलूंगा कि आपने बहुत कुछ पहले से इसमें पढ़ा होगा, बहुत सारी जो बेसिक जानकारी है वो आपको होगी। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि बहुत सारी अहम चीजों को हम छू करके वापस आ जाएं, जो कि जरूरी हैं उस खबर को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले की खबर है हमारी सशक्त जलवायु लक्ष्य 2030। भारत सरकार ने अपना 2030 का जलवायु के लिए अपना लक्ष्य बता दिया है। इसका एक खास नाम है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? INDC। इसको हम NDC भी कह देते हैं, इंटेंडेड को छोड़ देते हैं तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। यह जो है एक ऐसा लक्ष्य भारत सरकार ने अपना बताया है कि वह 2030 तक कुछ ऐसे काम करेगा जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसमें कटौती की जा सके। उसको कटौती करने के लिए जरूरी है कि जो जीवाश्म ईंधन इतना वातावरण में, उसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसें जा रही हैं वो ना जा पाए। तो उसके लिए क्या वे करेंगे अपने द्वारा, ये लक्ष्य जो उन्होंने बता दिया है कि इस माध्यम से हम यह प्रयोग करेंगे, किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करेंगे, इन सारी बातों को उन्होंने लक्ष्य के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। लेकिन ऐसा क्यों किया उन्होंने, यह महत्वपूर्ण बात होती है। तो याद रखिएगा कि 1994 में एक संधि हुई, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको हम क्या कह सकते हैं? UNFCCC। इसी के तहत 1995 में सबसे पहली बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक हुई, यानी कि कॉप, सबसे पहली 1995 में। और उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की अभी हालिया बैठक, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, जो 26वीं बैठक थी 2021 में हुई थी, ग्लासगो में हुई थी। ग्लासगो का मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूके में हुई थी। इसके दौरान ही यह बात तय की गई कि भारत अपने लक्ष्य को अपडेट करके जल्द ही जाहिर करेगा। और उस दौरान प्रधानमंत्री जी ने कुछ अपने लक्ष्यों को जाहिर भी किया था, जिन्हें अभी हाल ही में इस जो INDC में शामिल भी किया गया है। सारी बातों को नहीं, लेकिन कुछ बातों को शामिल किया गया है। तो ये लक्ष्य बने क्यों, बनने की शुरुआत कहां से हुई? हम वहां पे थे कि जब यह 1994 में UNFCCC संधि हुई, तो इसकी सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संधि से जुड़ी हुई जो प्राधिकरण है वह कॉप है। तो इसी के द्वारा ही 1997 में क्या होता है? क्योटो प्रोटोकॉल आता है। क्योटो प्रोटोकॉल क्यों आया? देखिए, दुनिया में एक समय ऐसा था, आज से कुछ सैकड़ों वर्ष पहले, कि बहुत सारे कोयले का इस्तेमाल किया गया। आज जो विकसित देश हैं उन्होंने बहुत सारे कोयले का इस्तेमाल किया। इसका मतलब कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग। उसी जीवाश्म ईंधन के इतने ज्यादा दोहन से क्या हुआ? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ, जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है और वैश्विक तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो विकसित देश आज हमें दिखाई देते हैं, वही विकसित देशों को जिम्मेदार ठहराया गया। और इसमें क्योटो प्रोटोकॉल के तहत माना गया कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे
ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने का अपना योगदान दें। तो यह जो क्योटो प्रोटोकॉल था 1997 में आया, लेकिन लागू बाद में हुआ। अगर आपको पता है कब लागू हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और यह कब तक के लिए था? वर्ष 2020 तक के लिए था, ठीक है। लेकिन 2020 के बाद क्या? तो दरअसल 2015 में क्या हुआ? पेरिस समझौता हुआ, और इसी के तहत यह तय हुआ कि कुछ नए लक्ष्य बनाए जाएंगे, और उस पेरिस समझौते के तहत ही यह INDC यानी कि इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हुआ कि तय होगा। और सभी, यह अपने आप में बाध्यकारी नहीं था, लेकिन तय हुआ कि सभी जितने सदस्य देश हैं इसमें, वे पार्टिसिपेट करेंगे और अपने अपने लिए एक लक्ष्य तैयार करेंगे स्वयं कि वो आगे आने वाले समय के लिए 2030 तक के लिए जैसे क्या करेंगे। तो कम से कम 5 साल के बाद अपने लक्ष्यों में क्या यह वृद्धि करेंगे, कुछ अपडेट करेंगे, अपने लक्ष्यों को बढ़ाएंगे, ऐसी बात उसमें कही गई थी पेरिस समझौते में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2021 में जब COP26 होता है ग्लासगो में, तो वहां पे प्रधानमंत्री जी भी बताते हैं कि हम अपने लक्ष्य में वृद्धि करने वाले हैं। और कुछ पॉइंट उन्होंने उस वक्त बताए भी थे जिन्हें लिया गया इस INDC में। और अभी हाल ही में 2022 में यह सूची अपडेट हुई अगस्त के महीने में, जिसे सबमिट किया गया UNFCCC के पास में, UN के पास में। तो बात आती है INDC क्या है, आप समझ ही गए होंगे कि क्या है। राष्ट्रीय स्तर पर अपना निर्धारित योगदान किसी देश का क्या रहेगा, इसके माध्यम से वह बताएगा क्या वह कार्य करेगा। लेकिन याद रखिएगा कि बाध्यकारी है कि नहीं है, तो आप बताएंगे कि गैर बाध्यकारी राष्ट्रीय योजना है। मुख्य लक्ष्य वही है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में एक देश क्या लक्ष्य बना रहा है। आगे की बात आती है संशोधित लक्ष्य क्या है। यह था कि 5 साल बाद कम से कम कुछ लक्ष्यों में संशोधन हुआ। तो पेरिस समझौते के बाद कुछ लक्ष्यों में संशोधन हुआ। इसमें कहा गया कि 2005 के स्तर से जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो प्रति इकाई उत्सर्जन था, जैसे कि 100 इकाई GDP है, उसमें 1 इकाई GDP के लिए कितनी गैस का उत्सर्जन हुआ, इस उत्सर्जन को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। मान लीजिए कि 10 टन गैसों का उत्सर्जन हो रहा था, उस 10 टन में कुछ कमी लाएंगे। तो पहले लक्ष्य था कि 33 से 35% का उत्सर्जन हम जो उसकी तीव्रता है वह कम करेंगे, 10 टन में इतना कम करेंगे। या तो अब हम इसको बढ़ा के क्या कर दिए हैं, 45% की कमी कर दिए हैं। हमने लक्ष्य में वृद्धि की है, और यह जानबूझकर की है क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अब बात आती है विद्युत उत्पादन में। देखिए 2030 तक के लिए यह लक्ष्य तय किया गया है कि जो गैर जीवाश्म ईंधन है उसके माध्यम से हम इतनी बिजली बना लेंगे कि वह कुल बिजली का कितने प्रतिशत होगा, 50% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों पर आधारित होगा। अब गैर जीवाश्म ईंधन मतलब कि जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को हम ले सकते हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा हो गई, उसके अलावा सोलर एनर्जी हो गई। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से इस प्रकार की परियोजनाएं वास्तविकता में आ भी रही हैं, देखने को भी मिल रही हैं। पहले यह लक्ष्य कितना था, 40% का, लेकिन इसे हमने 50% का कर दिया है। उसके पीछे की वजह है सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े। अगर हम देखें तो यहां पर फॉसिल फ्यूल कितना है, जीवाश्म ईंधन कितना, 49.7% इस्तेमाल होता है बिजली बनाने के लिए। कुल बिजली उत्पादन में 49.7% का योगदान किसका है, आपका कोल का है। उसके अलावा लिग्नाइट, गैस, डीजल और इस प्रकार के पूरा फॉसिल फ्यूल का कितना हो गया, 57.4%। मतलब कुल जीवाश्म ईंधन 57.4%। उसके अलावा अगर हाइड्रो को हम छोड़ दें, हाइड्रो कितना है, 11.4%। तो उसके अलावा जैसे मैंने आपसे बताया कि और कौन कौन से हैं गैर जीवाश्म ईंधन, विंड सोलर है 29.5। उसके अलावा आगे आप बढ़ते जाएंगे तो और मिल जाएगा। तो कुल मिला के आप देखें तो अपने आप में अच्छी खासी मात्रा दिखाई देती है 29.5 की। अब इसे और बढ़ाने की बात या प्रयास जारी है, अब देख भी सकते हैं हो भी रहा है। अन्य कुछ लक्ष्य हैं संशोधित, जैसे कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। इसका मतलब क्या हुआ, 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि ऐसा तो नहीं कि हम कार्बन उत्सर्जन करना ही बंद कर देंगे, कुछ मात्रा में कार्बन उत्सर्जन तो होगा ही। यह हो सकता है कि जितना हम करते हैं उससे कम मात्रा में हो जाए। अब जितना कार्बन उत्सर्जन होता है उतना ही हम उसे स्टॉक कर पाए, उसे सिंक कर पाए
हमारे वन आवरण को बढ़ाकर। तो लक्ष्य यही रखा गया है कि जितना हम वायुमंडल में कार्बन छोड़ें उतना ही हम अन्य बहुत सारे तरीकों के माध्यम से स्टॉक कर पाएं, अपने पास जो वातावरण में मौजूद कार्बन है उसका स्टॉक कर पाएं, जिससे कि यह एक जितना गया उतना आया मिला के जीरो हो जाए। इसी को हम कहते हैं नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। उसके अलावा ग्लासगो में ही भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था एक अभियान, एक कार्यक्रम लाइफ के बारे में। क्या है यह? LI से है लाइफस्टाइल, F से है फॉर और E से है इन्वायरमेंट, यानी कि लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की बात कही थी। यह लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इसकी शुरुआत भी हुई पिछले साल। अब देखिए एक बात आती है यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट में, वही चीजें जो हमारा पुराना लक्ष्य था टारगेट 2030 के लिए, 2030 तक के लिए जो लक्ष्य थे, तो शुरू में फर्स्ट NDC जो था उसमें हमने जैसे बताया था वही इमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन जो हम पहले ही बता चुके हैं, वो जानकारी 33 से 35 की जगह 45 हो गई। उसके अलावा शेयर ऑफ नॉन फ्यूजिल फ्यूल का 40 से 50% कर दिया गया। उसके अलावा कार्बन सिंक की बात कही गई थी, कार्बन सिंक जो है 2.5 से 3 बिलियन टन बढ़ाने की बात कही गई थी, जो उतना ही है। इस लक्ष्य में संशोधन नहीं किया गया है, वैसा का वैसा इस लक्ष्य को ले लिया गया है, लेकिन इसके लिए वनों को बढ़ाना पड़ेगा। अब बात आती है वही मिशन लाइफ के बारे में, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। अब ये क्या है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक ऐसी लाइफस्टाइल हो जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जिससे हम इन्वायरमेंट का नुकसान ना करें। बहुत सारे सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसे होते हैं कि एक बार हमने उसका उपयोग किया, उसके बाद उसे डंप कर दिया, फेंक दिया, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं वातावरण में मौजूद रह के प्रभावित करता है जलवायु को। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, ऐसी चीजों का उपयोग करें जो वातावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, ऐसी लाइफस्टाइल बनाएं। इसमें UNEP ने एक बात भी कही थी। बात क्या थी? कि अगर 8 बिलियन दुनिया के लोग हैं तो उसमें से 1 बिलियन लोग भी लाइफस्टाइल अपनी पर्यावरण के अनुकूल कर लेंगे तो उससे होगा क्या? मतलब पर्यावरण के अनुकूल लाइफस्टाइल से एक उदाहरण ये भी देखिए ना, जैसे शौचालय का इस्तेमाल करने लग जाए, खुले की जगह शौचालय, यह भी एक पर्यावरण अनुकूल लाइफस्टाइल हो गई। अगर दुनिया में अभी 8 करोड़ लोग हैं, जैसी उनकी लाइफस्टाइल है, 1 बिलियन लोग, सॉरी 8 बिलियन में 1 बिलियन लोग अपनी लाइफस्टाइल को पर्यावरण अनुकूल करते हैं, तो 20% कार्बन उत्सर्जन अपने आप कम हो जाएगा। अलग से कोई विशेष प्रयास नहीं करना है, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने से इतना बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। यही बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इसके लिए मिशन लाइफ शुरू किया गया है। शुरुआत कहां से हुई थी? तो याद रखिएगा, केवड़िया, जहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, वहां पे। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान INDC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत अब अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक कम से कम 33% कम कर देगा। दूसरा है, अब यह सुनिश्चित करेगा कि 2030 तक इसकी कुल बिजली उत्पादन का कम से कम 40% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त हो। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। आगे देखते हैं अगली खबर। भारत में अफ्रीकन स्वाइन फीवर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर से आप समझ गए होंगे कि जो सुअर हैं उनसे जुड़ी हुई एक बीमारी है, और इसका नाम देखिए किससे है? अफ्रीका के स्वाइन से है। तो पहली बार दरअसल इसकी पहचान अफ्रीका में हुई थी 1920 के दशक में। पहचान हुई, और भारत में भी इसकी पुष्टि हुई। कहां पर हुई? केरल के एक निजी सुअर फार्म में पहली बार हुई। अब यह अपने आप में बहुत खतरनाक बीमारी है, क्योंकि इसमें जो मृत्यु दर है वो लगभग 95 से 100% के आसपास है। मतलब अगर कोई सुअर इसके चपेट में आया तो उसका मरना आप मान के चलिए तय है, और उससे अन्य सुअरों जो उससे कहीं ना कहीं संक्रमित होंगे उनका मरना तय हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि यह जो होता है किसमें, जो स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली सुअरों दोनों में हो सकता है। और इससे होता क्या है? होता यह है कि उनके शरीर से खून निकलने लगता है अलग अलग जगहों से, और यह जो है सिर्फ जानवरों से जानवरों में फैलता है, इसलिए चिंता की बात नहीं है, मनुष्य इससे प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन फिर भी इस प्रकार का मांस तो नहीं खाना चाहिए। कहां कहां पे है? देखिए, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया, यानी कि भारत में तो आप देख ही रहे हैं। मृत्यु दर की बात मैंने आपसे बताई कि 95 से 100% मृत्यु दर है।
और लक्षण में बुखार बहुत ज्यादा होना, खून निकलना त्वचा में, और साथ में डायरिया की स्थिति हो जाना, खून वाला डायरिया होना, इस प्रकार के प्रमुख लक्षण इसमें है। भूख भी नहीं लगती है। अब देखिए संक्रमण का कारण क्या है। संक्रमण का कारण है संक्रमित सूअर, मल या शरीर के तरल पदार्थों संपर्क में आने से। अब इसमें एक बात आती है, जो उपकरण है, वाहन या ऐसे लोग जो अप्रभावी जैव सुरक्षा वाले हैं उनकी वजह से भी, जैसे कि हमने किसी के लिए कोई खास उपकरण यूज किया, वह प्रभावित था, उससे दूसरे के लिए वह इस्तेमाल किया तो वह भी नुकसानदायक हो सकता है। उसी प्रकार से संक्रमित सूअर का मांस उत्पादन खाने वाले सूअर को भी हो सकता है। अब बात आती है एक संगठन की जो चर्चा में रहा इसकी वजह से, वह है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। इसके बारे में थोड़ी सी चीजें जान लीजिए, जैसे कि दुनिया भर के जो पशु हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार हेतु यह अपनी तरफ से कुछ पहल करता है, कुछ कार्य करता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने आप में यह एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जितने इसके सदस्य देश हैं, कितने सदस्य देश हैं, 182 देश हैं जो सदस्य हैं, और ये देश जो हैं इनकी सरकारें ये सारी की सारी इस संगठन के माध्यम से जुड़ करके कार्य कर रही हैं। अब इसमें बात आती है कि इसका कार्य मुख्य रूप से देखिए क्या है। तो इसका मुख्य रूप से कार्य है एक दस्तावेज तैयार करना, किसी खास पशु के लिए, किसी खास पशु के लिए कोई संबंधित गाइडलाइन है, कोई समस्या है, कोई बीमारी है, तो उससे एक कॉमन गाइडलाइन आ जाएगी, कॉमन जानकारी आ जाएगी जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी हर जगह दुनिया भर के देशों में। तो उसके लिए यह संगठन कार्य करता है। मुख्यालय कहां पे, याद रखिएगा पेरिस में, यानी कि फ्रांस में। आगे देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल भित्ति की बहाली। सबसे बड़ा कोरल रीफ कहां पर है, यहीं पर है ऑस्ट्रेलिया के पास में, ग्रेट बैरियर रीफ। यहां पर प्रवाल भित्ति की बहाली की खबर सुनने को आ रही है, यानी कि प्रवाल भित्ति ज्यादा हो गई है, यानी कि बढ़ रही है। अब ये कैसे संभव है? हम तो देख रहे हैं कि पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा, तो प्रवाल भित्तियों के बारे में हमेशा यही सुनने को मिलता है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन इस बार कैसे हम बहाली देख रहे हैं? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो आप लोकेशन समझिए कि बात कहां की है। ऑस्ट्रेलिया के नक्शे को, इतने हिस्से को हम अगर पास से देखें तो ये दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड नाम की ये जगह है। इसके उत्तर पूर्व में देखें तो यहां पर हमें ये पूरा का पूरा ये जो दिख रहा है सफेद सफेद, ये क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है। प्रवाल भित्ति कहां पर है? याद रखिएगा पैसिफिक ओशियन में है। अब बात आती है इसमें कि ये बहाली जो हुई, इसकी खबर या जानकारी हमें कहां से मिली? तो ऑस्ट्रेलिया की संस्था है ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस, AIMS। अब इसी ने बताया, इसकी रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और जो मध्य, 3 हिस्सों में बटा हुआ है, उत्तर, मध्य और दक्षिण। तो जो उत्तर और मध्य है इसमें तो दोनों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दक्षिण वाले में कमी हुई है। लेकिन ओवरऑल हम देखें अगर, तो ओवरऑल बढ़ोतरी ज्यादा हुई है। तो वही बात इसमें इस रिपोर्ट में साफ साफ कही गई है। लेकिन एक बात इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका असर हो रहा है, महासागर के तापमान में वृद्धि हो रही है, वहां पर अम्लीकरण ज्यादा हो रहा है, चक्रवात आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह जो बढ़ती हुई संख्या दिख रही है वह फिर से कम होगी और उसके आसार ज्यादा है। विशेषताएं क्या है इस रिपोर्ट की? जैसे तीव्र पुनः प्राप्ति हुई है बहुत कम समय में। देखिए एक्चुअली हुआ क्या है कि जो ये प्रवाल भित्ति होती है, ये पूरी की पूरी प्रणाली बड़ी लचीली है, बहुत ही कम समय में ये खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, और बहुत ही कम समय में वापस से अपनी वृद्धि करने लगती हैं, कॉलोनी को बड़ा करने लगती हैं। लेकिन कैसे? अभी बड़ा कैसे हुआ? पिछले 1-2 साल में जो तापमान का तनाव था इस क्षेत्र में उतना नहीं रहा, तापमान वैसे नहीं बढ़ा इस खास क्षेत्र में। जो चक्रवात की घटनाएं थे इस खास क्षेत्र में नहीं हुई। स्टारफिश, जो एक खास स्टारफिश है जो इसे नुकसान पहुंचाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्राउन ऑफ थॉर्न स्टारफिश, उसका प्रभाव भी इस जगह पे कुछ समय अभी उतना नहीं देखने को मिला पिछले 1-2 साल में। इसी वजह से इसमें हम देखते हैं कि वृद्धि देखने को मिलती है पूरी भित्ति प्रणाली में यहाँ पे। अब यहाँ पे बात आती है, विकास कहाँ हो रहा है? मध्य और उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी में नहीं हो रहा है। जो ज्यादा मनुष्यों का जहां पे ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है वो दक्षिणी में है, इस वजह से वहां हम कम देख रहे हैं। अब वहां पर एक खास किस्म की प्रवाल है जिसका विस्तार ज्यादा हुआ है, वह कौन सी है? एक्रोपोरा प्रवाल। इसका नाम याद रखिएगा, एक्रोपोरा प्रवाल।
अब प्रवालों का कलर बहुत अलग अलग होता है, रंगीन होता है, लेकिन वो किस वजह से होता है, खास शैवाल जो होती है जो उसके ऊपर लगी रहती है उस वजह से होता है। उसको हम समझेंगे कौन सी वो शैवाल होती है, उसका नाम क्या है। अब यहाँ पे देखिए आपदाएं कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से प्रवाल भित्ति को नुकसान होता है, जो कम हुई है इस बार। जैसे कि तापमान इस क्षेत्र में उतना नहीं बढ़ा, चक्रवात नहीं आया, प्रदूषण का प्रभाव पिछले 1-2 सालों में अपेक्षाकृत कम रहा। उसके अलावा जो स्टार फिश की बात कही, क्राउन ऑफ थॉर्न, इसका भी प्रकोप इस क्षेत्र में कम देखने को मिला। अब बात आती है यहां पे कोरल रीफ एक्चुअली है क्या। कोरल रीफ प्रवाल भित्ति बनता किससे है, इसको समझ लेते हैं। इसे हम मूंगे की चट्टाने भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट कहां से मिल रहा है, दरअसल एक सिलेंट्रेटा पोलिप्स नाम का जीव है, और यह जो जीव होता है चूना प्रधान जीव इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो यह जो चूना प्रधान जीव है इससे निकलता है कैल्शियम कार्बोनेट और इसी से यह बनता है प्रवाल भित्ति। इसमें एक खास किस्म की शैवाल लग जाती है, वो होता है रंगीन शैवाल जूजेंथिली, याद रखिएगा नाम। यह जो होता है सहजीवी होता है, यह शैवाल क्या होती है, सहजीवी होती है इस प्रवाल के साथ में। अब बात आती है यह जो है उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलेंगी, जहां का तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा। समुद्र में जो तापमान है उसकी बात कर रहा हूं। अब यहां पे देखिएगा, क्योंकि यह जो प्रवाल होता है, जैसे आपने नक्शे में भी देखा कि समुद्र तट से थोड़ी दूरी पर बनते हैं, तो बीच में एक गैप आता है जहां पे पानी भरा हुआ मिल जाएगा, उसकी वजह से छिछले लैगून बन जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, लैगून बोलते हैं। तो छिछले लैगून भी बन जाते हैं और कम गहराई पर पाए जाते हैं। कम गहराई पर क्यों, ज्यादा गहराई पर क्यों नहीं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां पर अगर नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन की कमी के साथ वे नष्ट हो जाएंगे। सूर्य का प्रकाश प्लस ऑक्सीजन की कमी, ये दो प्रमुख वजह हो सकती हैं फिर उनके नष्ट होने की। इसी वजह से वो ज्यादा गहराई पे नहीं पाए जाते हैं। अब इसमें बात याद रखना है आपको कि बहुत ज्यादा अगर अवसाद इकट्ठा हो जाए उनमें तो क्या हो जाएगा, उन्हें मुश्किल हो जाएगी, ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी और उसके बाद वे नष्ट होने लगेंगे। अगली बात, विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं देश भर में, लेकिन उत्तराखंड में जब कोई परियोजना चलती है तो खतरा बना रहता है कोई प्राकृतिक आपदा के आने का। उसकी विशेष संरचना की वजह से, लैंडस्लाइड होने की वजह से बहुत सारे खतरे रहते हैं, और वही एक खतरा इस विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना के माध्यम से देखने को मिलता है। चमोली के पास में यह परियोजना तैयार हो रही है और इसके मामले में शिकायतें वर्ल्ड बैंक से की गई और वर्ल्ड बैंक द्वारा पिछले साल कहा गया कि हम इसकी जांच करेंगे। लेकिन वर्ल्ड बैंक इसकी जांच क्यों करेगा, क्योंकि इसके लिए वित्त पोषण कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। अब देखिए, विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना, इसमें जान लीजिए सबसे पहले कहां पर है, तो जो उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर यह बन रहा है, चमोली जिले के पास में। नाम क्या है, विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना। इसमें आरोप किसके द्वारा लगाए जा सकते हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उन लोगों ने शिकायतें की और 83 के आसपास लोगों की शिकायतों को एक्सेप्ट करते हुए वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम जांच करेंगे। तो थोड़ी सी इस परियोजना को समझ लेते हैं। 444 मेगावाट की परियोजना है, ठीक है। किसके द्वारा चलाई जा रही है, टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा यह उद्यम शुरू हुआ। अब बात आती है वित्त पोषण 2011 में ही इसका स्वीकृत हो गया था, वर्ल्ड बैंक ने ही किया था। अब इसमें बात आती है कि इसका लक्ष्य क्या था, कब तक में इसको बना के तैयार कर देना है, तो 2023 तक का, यानी कि इसी वर्ष इसे कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया था। अब देखते हैं ऐसा हो पाता है कि नहीं। अब परियोजना कहां पे है, जैसे मैंने आपसे बताया चमोली के पास में ही है, हेलंग गांव है। इसी हेलंग गांव में अलकनंदा नदी में एक छोटा सा जलाशय बनाने के लिए 65 मीटर का डायवर्जन बांध बनाया जाएगा। इसमें शिकायत क्या हुई, शिकायत यह हुई कि जो गांव है, गांव में प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर है। गांव का नाम क्या है, देख लीजिए, गांव का नाम है हेलंग गांव। वहीं पास में एक हाट गांव है, वहां पे लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में डर है कि इसे नुकसान हो जाएगा, जो बांध का मलबा है वह इस पर गिरेगा तो नुकसान होगा और मंदिर की दीवारों की वास्तुकला प्रभावित होगी, वह खतरे में है। तो यही बात हुई। साथ में यह कहा गया कि जो गांव के लोग हैं उन्हें जबरदस्ती विस्थापित कराया जा रहा है,
उन जहां वे नहीं चाहते वहां विस्थापित कराया जा रहा है। उसके अलावा बहुत सारी और बातें थी जिसमें यह कहा गया कि जो जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाओं के कारण समस्याएं आती हैं उत्तराखंड में, उनको नजरअंदाज किया गया है। जैसे 2013 की आपदा आई थी, इतनी बड़ी केदारनाथ आपदा आई थी, उसी प्रकार की आपदाओं को ध्यान नहीं रख के यह परियोजना बनाई जा रही है। आगे की बात आती है इसमें, इस नदी के बारे में जान लेते हैं जिस नदी पर यह परियोजना तैयार हो रही है। अलकनंदा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, यह बात याद रखिएगा। और इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि मंदाकिनी है, नंदाकिनी है, पिंडार है। अब इसमें देखिए कि इसका उद्गम कहां से होता है, तो उद्गम होता है संतोपंथ ग्लेशियर से उद्गम होता है। अब अलकनंदा प्रणाली जो है कहां कहां पे है उत्तराखंड में? इस नदी तंत्र चमोली, टिहरी, पौड़ी में इसका पूरा तंत्र मौजूद है। अब इसमें खास बात देखा जाए, जो पंचप्रयाग एक नाम आता है, उस पंचप्रयाग में कैसे यह आगे बढ़ते हुए अलग अलग नदियों से मिलती है। जहां पर वे 5 नदियां अलकनंदा से मिलती हैं उन्हीं को हमने क्या कहा? पंचप्रयाग। अब देखिए कैसे, प्रयाग का मतलब जो संगम, पंच का मतलब वही 5 नदियों की बात हमने कही। अब सबसे पहले अलकनंदा जो है विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी से मिलती है, नाम रखिएगा, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा। उसके बाद देखिए क्या है, अगला है वही मंदाकिनी नदी से कहां मिलती है? नंद प्रयाग में, दूसरा प्रयाग हो गया। आगे देखिए, फिर पिंडर नदी से कर्ण प्रयाग में, तीसरा, फिर रुद्रप्रयाग में नंदाकिनी से, फिर उसके बाद देवप्रयाग में, देवप्रयाग में कहां किससे मिलती है? भागीरथी नदी से, ये 5वीं नदी हो गई। और उसके बाद ही आगे चल के यह क्या किस नाम से जानी जाती है? देवप्रयाग के बाद में गंगा नदी के नाम से जो नदी तैयार होती है उसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और अलग अलग नदियों से मिलती है, उसे हमने पंचप्रयाग में नाम दिया हुआ है। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। और 5 प्रयाग के नाम, नदियों के नाम आपको पता होने चाहिए। हिमालय में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में जो समस्याएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, उनको देखिए, समझ लीजिए। स्थिरता में कमी है। देखिए, जो ग्लेशियर है वह अपने स्थान से खिसक रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि एक बहुत बड़ा कारण है इसके लिए। जो परमाफ्रॉस्ट होता है वह भी पिघलने लगा। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? ऐसी जमीन जिसमें बर्फ जमी रहती है, ऐसी जमीन जो खुद जमी रहती है, जब वो जमीन खिसकने लगती है तो उसे हम परमाफ्रॉस्ट का पिघलना, वो जमीन जब पिघलने लग जाए तो उसे परमाफ्रॉस्ट, उससे लैंडस्लाइड हो जाती है। और परमाफ्रॉस्ट जब फिसलती है, पिघलती है, तो देखिए उससे होता क्या है? ग्रीन हाउस गैस मीथेन का उत्सर्जन होता है। और ये अपने आप में कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा ऊर्जा को, गर्मी को बढ़ाने में सहायक होती है, तापमान वृद्धि में सहायक होती है। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन एक बड़ा रीजन तो है ही कि बर्फबारी अनिश्चित हो गई है, वर्षा बहुत ज्यादा हो जाती है और अनिश्चित हो जाती है। ये जो है परियोजनाओं में बहुत ही बड़ी चुनौतियां दिखाई देती हैं। अब जैसे बात करें बर्फ का थर्मल प्रोफाइल, वह भी चेंज हुआ है। एक समय जहां पे बर्फ कितने में जम जाता था? -6 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में जमा रहता था, अभी -2 डिग्री सेल्सियस में जम जाता है। क्या? बर्फ। इसकी वजह से, इतने कम तापमान में जमने की वजह से भी समस्या बनी हुई है कि उसका पिघलना आसान हो जाता है। आपदाओं की बारंबारता में वृद्धि, आपदाएं तो आ ही रही थी लेकिन अब यह वृद्धि देखी जा रही है। और ये सारे कारण जो हैं, इन्हीं का ही सम्मिलित परिणाम है कि आपदाओं में वृद्धि देखी जा रही थी। इन बातों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। अगली खबर है विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब है? 12 अगस्त को पिछले साल मनाया गया। उसके बारे में अब जानना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में भी इतने सारे हाथी, दुनिया में जितने हाथी पाए जाते हैं उसकी एक बड़ी आबादी भारत में पाई जाती है। अब देख लेते हैं। देखिए, स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक है। जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। आकार में सबसे बड़ा इनका दिमाग, आकार में सबसे बड़ा दिमाग है किस मामले में? स्थल के जो जानवर हैं उनमें सबसे बड़े दिमाग का आकार किसका है? हाथी का है। अब देखिए, दुनिया भर में 50 से 60 हजार एशियाई हाथी, और भारत में विश्व की हाथियों की संख्या कितनी है? देखिए, जो मैंने आपसे कहा था 60% से अधिक हाथी, उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। कहां पे है? भारत में है। ये बात याद रखिएगा। हाथियों के लिए एक सोसाइटी बनी, पेट्रिसिया सिम्स ने वर्ल्ड एलिफेंट सोसाइटी बनाई। कब बनाई? 2012 में सोसाइटी बनती है। ठीक है, आगे की बात आती है
संरक्षण की स्थिति इनकी क्या है। देखिए IUCN के बारे में मैंने आपसे पहले बताया था, IUCN में किस प्रकार की पूरी सूची बनी होती है, किस प्रकार से वह रेड डेटा बुक काम करता है, किस वर्ष बना था, IUCN क्या है, इस बारे में पिछले लेक्चर में हमने विस्तार से चर्चा की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इनकी स्थिति समझ लीजिए क्या है। IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त अफ्रीकी जंगली हाथी गंभीर रूप से संकटग्रस्त, अफ्रीकी सवाना हाथी लुप्त प्राय, एशियाई हाथी लुप्त प्राय। अब ये संकटग्रस्त लुप्त प्राय ये सब क्या है, इसको एक बार आपको समझने के लिए देखना होगा पिछला वाला एपिसोड, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड कहते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहते हैं या वल्नरेबल कहते हैं, क्या कहते हैं उसको एक बार आपको विस्तार से देखना होगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। बहुत सारी अनुसूचियां 1, 2, 3, 4, 5 है। इस अनुसूची का मतलब क्या होता है, अनुसूची 1 का मतलब कि इस वन्य जीव को सबसे ज्यादा संरक्षण की स्थिति में रखा गया है। सबसे सुरक्षित बनाने के लिए सबसे सुरक्षित प्रावधान इसके लिए बनाए गए हैं। यहां तक कि जेल भेजने तक का प्रावधान अनुसूची 1 के जानवरों के लिए है, उनके संरक्षण के लिए। तो इसी के साथ ही अगस्त महीने की 2022 की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी उन्हें हमने यहां पर कवर कर लिया है, और उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा और पिछले वीडियो को भी देखा होगा। अगर आपने देख लिया है तो रिवीजन करना भी आपको नहीं भूलना है। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही बेहतर आपकी तैयारी को धार देने के लिए होगा। तो उम्मीद है कि हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।